चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम शिक्षा शास्त्र यानी सूचना संप्रेषण तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्र क्या है, पेडोलॉजी क्या है। 1960 में यह एक विषय के रूप में प्रचलित था। 1980 में इनके अंतर्गत नवाचारों को शामिल कर दिया गया, जिसमें शैक्षिक तकनीकी कहा गया। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षण की विधाएं, विधियों, तकनीक व रचनाओं या सत्रों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण शास्त्र का रूप अब शैक्षिक तकनीकी ने ले लिया है। शिक्षा शास्त्र और शैक्षिक तकनीकी के बारे में देखें। शिक्षण शास्त्र क्या है, यह एक पाठ्य वस्तु केंद्रित है और यह उद्देश्य केंद्रित है। और पाठ्य वस्तु और जो आपका शिक्षण शास्त्र है, ये पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर देता है और शैक्षिक तकनीक व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। इसके अंदर हम ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। यह कला एवं विज्ञान दोनों है। इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को शामिल किया जाता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर उपागम को अपनाया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों उपागमों को अपनाया जाता है। शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेक्नो शब्द लैटिन भाषा के टेक्सचर से हुई है, जिसका अर्थ है क्रमशः कला एवं बुनना या निर्माण होता है। किसी कार्य को करने की कुशलता, दक्षता, कौशल तकनीकी कहलाता है। यह वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही तकनीकी कहलाता है। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया सरल, सहज और बोधगम्य तथा प्रभावशाली हो जाती है। शैक्षिक तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। रॉबर्ट ए कॉक्स ने दी है। रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं, सीखने या सिखाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक प्रयोग ही शैक्षणिक तकनीक है। सीखने और सिखाने में की प्रक्रिया में वैज्ञानिक प्रयोग ही शैक्षिक तकनीक है, रॉबर्ट ए कॉक्स कहते हैं। और एस के मित्रा कहते हैं, शिक्षण को प्राप्त करने के लिए विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यानी शिक्षण को प्राप्त करने के लिए विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। बी एफ स्किनर कहते हैं, शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाता है। उसके बाद आई के डेविस के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का संबंध शैक्षिक तथा प्रशिक्षण के संदर्भ में समस्याओं से होता है और इसे अधिगम के स्रोतों के संगठन में अनुशासित और प्रणाली उपागम में के प्रयोग की क्षमता विशेष होती है। जैकोटा ब्लूमर कहते हैं, व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग ही शैक्षिक तकनीक है। ई एम वुटर कहते हैं, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार ये परिभाषा नॉर्मली पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से। शैक्षिक एनसीईआरटी 1967 के अनुसार यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना 1967 के अंदर के अनुसार शैक्षिक तकनीकी मानव अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निकायों, प्रविधियों एवं सहायक साधनों के अनुप्रयोग और मूल्यांकन का विकास है। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं। फर्स्ट नंबर देखें, यह प्रमुख रूप से शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने पर बल देती है। यह शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में सक्षम है। यह ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। भावनात्मक उद्देश्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। इसमें छात्र, शिक्षक, प्रशासन तथा संपूर्ण विद्यालय का वातावरण प्रभावित होता है। इससे क्रमबद्ध उपागम को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षण, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समावेशित रहती है। शैक्षिक तकनीकी का विकास का इतिहास। इसका विकास 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। शेष अवस्था से सिडनी एल्प्रेस द्वारा सन 1926 में एक शिक्षण मशीन बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न थे। सिडनी एल्प्रेस अहिया विश्वविद्यालय यूएसए से संबंधित है। लुम्सडेन तथा ग्लेजर ने तकनीकी पर आधारित कई कार्ड बनाए। इसके अतिरिक्त शिक्षण को यंत्रवत करने के लिए बोर्ड पुस्तकें भी बनाई। बी एफ स्किनर ने विक्रमित अनुदेशन अधिगम प्रणाली दी 1954 के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड के रॉबर्ट ब्राइमर ने सर्वप्रथम शैक्षणिक तकनीक शब्द दिया था। भारत में पहली बार 1970 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी की एक इकाई स्थापित की गई। 1972 से भारत में शैक्षिक तकनीक कार्यक्रम चलाए गए। सन 1973 में एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान यानी CIET की स्थापना की गई। इस संस्थान का उद्देश्य सर्वदर्शीय सामग्री का निर्माण करना था।
CIT केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान। मुख्य काम क्या है इसका? सर्वे दृश्य सामग्री का निर्माण करना। MHRD ने 2015 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को मोबाइल के माध्यम से सर्व सुलभ बनाने हेतु ई पाठशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया 2015 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ई पाठशाला MHRD के द्वारा निर्मित है। MHRD का मतलब होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शैक्षिक तकनीकी के रूप के अंदर देखें, व्यवहारिक तकनीक आती है, अनुदेशन तकनीक आती है, शिक्षण तकनीक आती है और अनुदेशन की रूपरेखा आती है। शिक्षण तकनीक जिसका प्रतिपादक डेविड हर्बर्ट और मॉरिसन हंट है, और इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं। शिक्षण के तीनों उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। और अनुदेशक तकनीक के प्रतिपादक है लुम्सडेन, ग्लेसर, असुबेल। विषय वस्तु को सिखाने की प्रक्रिया है, इसमें हार्डवेयर प्रयुक्त किए जाते हैं, ज्ञानात्मक क्रियात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। व्यवहारिक तकनीक के अंदर प्रतिपादक है BF स्किनर और फ्लेडर्स। व्यवहारिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना और सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें शिक्षार्थी शिक्षक है वो कौशल दक्षता प्राप्त करता है और शिक्षार्थी को उद्देश्य प्राप्त होते हैं। तीनों उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं इसके अंदर। व्यवहारिक तकनीक अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना। कोई जन्म से शिक्षक बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास कर उन्हें शिक्षक बनाया जाता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण की व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है। ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। व्यवहारिक तकनीक है जो। उसके बाद अनुदेशन तकनीक की बात करते हैं। अनुदेशन शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। हार्डवेयर उपागम पर आधारित होता है। शिक्षण को सरल, स्पष्ट व रुचिकर बनाती है। सीखने में पुनर्बलन तथा पष्ट कौशल को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र स्वयं अध्ययन व स्वगति से सीख सकता है। शिक्षण तकनीक की बात करें तो यह शिक्षण में नवीन विधियों के प्रयोग पर बल देती है, जिसका संबंध विशेष रूप से शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाना होता है। शिक्षण तकनीक के माध्यम से शिक्षण के तीनों उद्देश्य अर्थात ज्ञान, भावनात्मक, क्रियात्मक तथा ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। स्किनर कहते हैं शिक्षक तकनीक वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक समृद्ध बनाता है। फ्लेडर्स कहते हैं शिक्षण तकनीकी मुख्यतः शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में सहायक क्रियाविधि की जानकारी है। शिक्षण तकनीकी में अदा, प्रक्रिया तथा पर्दा तीनों सम्मिलित होते हैं। इसमें विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन में सुधार संभव होता है। यह शिक्षण अधिगम सोपानों में समन्वय स्थापित करता है। डेविस ने 4 सोपान बताए हैं। नियोजन, POLC यानी नियोजन, यानी कि उसके बाद व्यवस्था, नेतृत्व और नियंत्रण। डेविस ने 4 सोपान बताए हैं इसके। नियोजन है व्यवस्था, नेतृत्व और नियंत्रण। शिक्षण के 2 तत्व होते हैं, पाठ्य वस्तु और संप्रेषण। अनुदेशन की रूपरेखा शैक्षिक तकनीकी वैसा का है जो शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों की रूपरेखा एवं नवीन उपागमों की ओर संकेत करती है। अनुदेशन के प्रारूप कहलाती है। अनविन के अनुसार अनुदेशन के प्रारूप से तात्पर्य आधुनिक कौशल एवं प्रविधियों का शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अधिगम को सुगमता तथा सरलता प्रदान करते हैं। अनुदेशन प्रारूप के प्रकार: प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण नियंत्रण मनोवैज्ञानिक प्रारूप और प्रणाली उपागम। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें शिक्षण तकनीकी उपागम। लुम्सडेन द्वारा वर्गीकृत है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर उपागम। शिक्षा में तकनीकी या फिर इसके शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, मृदु कोमल उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम तथा शिक्षा की तकनीकी। या 3 नंबर है शिक्षक तकनीक तृतीय, प्रणाली उपागम या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों उपागम। ध्यान रहे सिल्वरमैन ने शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों शैक्षिक तकनीकी प्रथम को शिक्षा में तकनीकी तथा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को शिक्षा की तकनीकी कहा है। यानी सिल्वरमैन ने जो शैक्षिक तकनीकी प्रथम को शिक्षा में तकनीकी कहा है और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को शिक्षा की तकनीकी कहा है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम नाम लुम्सडेन द्वारा तथा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय नाम स्किनर द्वारा दिया गया था। शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, कठोर शिल्प उपागम। इससे तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों से हैं जिनके माध्यम शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर व प्रभावशाली बनाया जाता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। कठोर शिल्प का नाम भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है।
सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीकी तथा डेविस ने मशीन प्रणाली या दृश्य सर्वे सामग्री की संज्ञा दी है। सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीकी कहा है तथा डेविस ने मशीन प्रणाली या सर्वे दृश्य सामग्री की संज्ञा दी है। इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसके द्वारा ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का प्रसार करना तथा ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना संप्रेषित किया जाता है। कठोर उपागम की विशेषताएं चूहा तथा देखा जा सकता है, मशीन, यंत्रों, उपकरणों का प्रयोग और भौतिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के योग से इसका जन्म होता है। 4 नंबर इसकी विशेषता है, कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षण कराया जा सकता है। कठोर शिल्प उपागम का वर्गीकरण ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 3 प्रकार के होते हैं। सर्वे सामग्री जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, टेप रिकॉर्डर, मानव और सवर। और दृश्य सामग्री के अंदर मायाद्वी, प्रोजेक्टर, स्लाइडर, एपिडास्कोप और मॉडल। दृश्य सर्वे सामग्री टीवी, सीसीटीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि आते हैं। शैक्षिक तकनीकी सेकंड कोमल शिल्प उपागम। इसमें मशीनों के स्थान पर शिक्षण तथा सिखाने के सिद्धांतों का प्रयोग विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। यह उपागम सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान तथा अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित होता है। सिल्वरमैन इस तकनीक को रचनात्मक शिक्षण की तकनीकी तथा डेविस ने अनुदेशनात्मक तकनीक कहा है। सिल्वरमैन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट तथा शैक्षिक तकनीकी सेकंड एक दूसरे से संबंधित या पूरक हैं। कठोर शिल्प का अर्थ है मशीनों से है और कठोर शिल्प सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित होते हैं। मृदु या कोमल शिल्प उपागम द्वारा शिक्षा की विभिन्न तकनीकों जैसे अधिगम विधियों, परविधियों, तकनीकी युक्तियों एवं विहार रचनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाता है। कोमल मृदु उपागम से पुकारने के पीछे का अर्थ है कोमल साधनों के निर्माण तथा विकास में जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उनकी प्रकृति काफी सरल, कोमल तथा मृदुल होती है। सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा कलात्मक रुचि कौशलों का अनुसरण करता है। सॉफ्टवेयर सामग्री का उपयोग में लाना अत्यंत सरल व सहज होता है। इसमें सृजनात्मक, शैक्षिक तकनीकी, अनुदेशन, शिक्षण, व्यवहार तकनीकी, मृदुल शिल्प उपागम भी कहा जाता है। इसमें मशीनों का उपयोग केवल पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। कोमल शिल्प उपागम की विशेषताएं कार्य विश्लेषण और सेकंड नंबर विशेषता शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। 3 नंबर विशेषता है शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना। 4 नंबर पुनर्बलन करना या पुनर्बलन प्लस पृष्ठ पोषण दोनों के अंदर काम लिया जाता है। 5 नंबर विशेषता शिक्षण व्यय रचनाओं का चयन करना। कठोर एवं कोमल शिल्प उपागम में मुख्य अंतर तो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट हार्डवेयर कठोर, मशीन प्रणाली, सर्वे दृश्य सामग्री, पृष्ठ पोषण, दूरस्थ शिक्षण में उपयोग, उत्पादन जन्य उपागम है ये। कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीक सेकंड से संबंधित है। सॉफ्टवेयर मृदुल मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर आधारित है। पृष्ठ पोषण प्लस पुनर्बल मिलता है, प्रक्रिया जन्य उपागम है। नोट, कठोर शिल्प उपागम में ज्ञानेंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण, सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य सामग्री को शामिल किया जाता है। कोमल शिल्प उपागम में ग्राफिक्स, प्रदर्शन, त्रिआयामी सामग्री को शामिल किया जाता है। कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प उपागम एक दूसरे के पूरक हैं। नवीन कठोर शिल्प तकनीकी प्रथम हार्डवेयर कठोर शिल्प तकनीकी यह पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रयुक्त चलचित्र व अचलचित्र होते हैं। द्वितीय कठोर शिल्प तकनीकी पाठ्य वस्तु के संप्रेषण पर जोर देते हैं जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर। सूचना संप्रेषण पार्ट थर्ड यह प्रणाली उपागम क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इसका उपयोग व्यापार या उद्योग में किया जाता था तथा सेना तथा सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रणाली उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया गया। यह उप इकाइयों का समूह है तथा प्रणाली सिद्धांतों का समूह या सेट एक योजना एक तरीका है। प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीक की थर्ड, व्यवस्था उपागम प्रबंधन तकनीक भी कहते हैं। प्रणाली उपागम शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट तथा शैक्षिक तकनीकी सेकंड का मिलाजुला रूप है। प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं फर्स्ट नंबर आएगी वेबस्टर। वेबस्टर क्या कहते हैं, यह प्रणाली एकीकृत रूप से निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और अनविन क्या कहते हैं, यह प्रणाली विभिन्न अंशों का वह योग है जो स्वतंत्र तथा सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, अपनी आवश्यकताओं पर आधारित वांछित परिणामों को प्राप्त कर सकें। और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, प्रणाली से अभिप्राय समग्रता से होता है जिसके सभी तत्व, अंग या घटक परस्पर संबंधित या गुम्फित ये सब नियंत्रित है।
प्रणाली की विशेषताएं विशिष्ट व उद्देश्य आधारित कार्य किया जाता है, अनेक अंग होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होता है, सब नियंत्रण एवं स्वचालित होती है, सब संचालित होती है, समन्वित व गत्यात्मक होता है, सभी अवयवों का मिलकर एक तंत्र का समग्र पूर्णाकार स्वरूप बनाना होता है। प्रणाली के मूलभूत तत्व वातावरण के संबंध के अंदर आप इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके बाद में पृष्ठ पोषण या फीडबैक प्राप्त किया जाता है वातावरण के संदर्भ में और वातावरण के संदर्भ में। उसके बाद में देखिए प्रणाली उपागम क्या है। किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना प्रणाली उपागम कहलाता है। शैक्षिक समस्याओं का समग्र रूप से भेजना और समझना तथा उनके समाधान के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों या उप प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना प्रणाली उपागम कहलाता है। प्रणाली उपागम की विशेष परिभाषाएं देखें तो पहला आता है बेराटी के अनुसार किसी समस्या के विश्लेषण समाधान के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था प्रणाली उपागम कहलाती है। दोस्तों रेमो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए किसी जटिल समस्या का समाधान करने की पद्धति ही प्रणाली उपागम है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए किसी जटिल समस्या का समाधान करने की पद्धति ही प्रणाली उपागम कहलाती है। उसके बाद में कैसो तथा माइचिन के अनुसार कैसो माइचिन क्या कहता है, प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी तथा मितव्ययिता के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण तथा वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त किया जाता है। इसके अंदर कैसो माइचिन दोनों आएंगे तो नॉर्मल बेस देख सकते हैं। ये बहुत लंबी परिभाषा है, बहुत सारे शब्द है इसके अंदर, जैसे शैक्षिक समस्या है, सुलझाने हैं, सर्वाधिक प्रभावी, मितव्ययिता, बुद्धिमत्तापूर्ण, वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त किया जाता है, तो इससे बड़ा सा। चलो दोस्त आगे देखते हैं। प्रणाली उपागम की विशेषताएं समस्या व बाल केंद्रित होती है, सतत मूल्यांकन एवं स्व संशोधन की व्यवस्था होती है, शिक्षण व प्रशिक्षण तकनीक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, समस्या का समग्र रूप से विश्लेषण किया जाता है, धन की बचत होती है, एक व्यरचना है, एक ऐसा उपकरण है जो शैक्षिक कार्य को अधिक उत्तरदायी, तार्किक, क्रमबद्ध, लचीला बनाता है। प्रणाली उपागम के सोपान प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली का सब प्रारूप और प्रणाली का संचालन एवं मूल्यांकन। प्रणाली विश्लेषण किया जाएगा, प्रणाली प्रारूप बना जाएगा, प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाएगा और प्रणाली का मूल्यांकन और प्रबोधन व मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रणाली उपागम के लाभ लचीली प्रक्रिया लक्ष्य साधनों को स्पष्ट करती है और निर्देशित सामग्री के निर्माण में सहायक है, मशीनी, मानव व संचार तक तीनों एकीकरण में सहायक होती है। शिक्षा में प्रणाली उपागम बर्न, मिशेल तथा सुमेकर ने प्रणाली उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया था। शिक्षा प्रणाली की संरचना, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामग्री, प्रोसेस, औपचारिक अनौपचारिक उपागम, आउटपुट, वांछित व्यवहार परिवर्तन। अनुदेशन प्रणाली उपागम, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अनुदेशन सामग्री। प्रोसेस शिक्षण विधि, प्रविधि, व्यरचना, उपागम, युक्तियाँ, अनुदेशनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। प्रतिपुष्टि, अनुदेशन प्रणाली के सोपान। ये करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास के अंदर।